हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मैनी मैजर के इस यूट्यूब चैनल पे। राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था। राजस्थान का अफवाह तंत्र है जिसको अपने समझने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा। तो अफवाह तंत्र का मतलब सीधा सा पहले से ये समझ लेते हैं कि ऐसी नदियां और उनकी सहायक नदियां जो एक तंत्र का निर्माण करते हैं उसको अपने अफवाह तंत्र कहते हैं। तो राजस्थान की जो अफवाह तंत्र है उसको अपने 3 भागों में बांटा था। इसमें से पहला था अपना कि ऐसी नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेकंड टाइप है अपना अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, या फिर ये ऐसी नदियां जो अपना जल है अरब सागर में लेके जाती है। और थर्ड था अपना आंतरिक प्रवाह की नदियां। तो जो पहले दो टाइप है अपने बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां और अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, इन दोनों से संबंधित अपने ऑलरेडी सेशन हो चुके हैं। इसमें अपने 1 टू 1 जो अपने कवर कर चुके हैं वो आप प्ले लिस्ट में इनसे संबंधित पूरा वीडियो देख सकते हैं कि कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, या फिर कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अपने अरब सागर में अपना जल गिराते हैं। वो आप प्लेलिस्ट में पूरी चेक कर सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा आंतरिक प्रवाह की नदियां, मतलब ऐसी नदियां जो, जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाती हैं और ना ही अरब सागर में अपना जल लगाती है। मतलब ऐसी राजस्थान की ऐसी नदियां जो राजस्थान में उत्पादित होती हैं या फिर राजस्थान में अपना जल समाप्त कर लेती हैं। तो उससे संबंधित आज की अपनी पूरी चर्चा रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जिसमें से पहली है अपनी घग्गर नदी। घग्गर नदी की बात करें तो इसके एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट बने हैं अपने, वो सारे एक साथ कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी अपने फैक्ट बनते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो एक साथ कवर करने वाले हैं। जिसमें से पहला है इसके उद्गम से संबंधित, कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो एक है शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में कालका माता मंदिर शिमला में इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अब इसके उपनाम जाने कि इसको पहले किस किस नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन सरस्वती या फिर जोशवती, मृत नदी और राजस्थान का सूप के नाम से अपने जानते हैं घग्गर नदी को। उसके बाद में प्रवाह जाने कि राजस्थान में इस नदी का प्रवाह कहाँ-कहाँ पर। तो सबसे पहले देखें कि राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है। तो राजस्थान में प्रवेश कर रही है हनुमानगढ़ से। तो सबसे पहले आएगी हनुमानगढ़ में, उसके पश्चात श्रीगंगानगर और अनूपगढ़। राजस्थान के मुख्य रूप से 3 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जब यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अगर बरसात ज्यादा हो जाती है, तो उस दशा में जो घग्गर का पानी है अनूपगढ़ से आगे पाकिस्तान तक भी चला जाता है। बेसिकली ये लगभग श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ तक ये लुप्त हो जाती है अगर इसका जल, जो वर्षा का जल है, ज्यादा नहीं होता है। इन केस अगर बरसात ज्यादा होने की स्थिति में जल यहाँ पर ज्यादा आ जाता है तो इसका पानी कहाँ पर चल जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को क्रॉस करने के पश्चात में पाकिस्तान में भी चला जाता है। तो उस स्थिति में वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं, जिसे अपने घगर बोलते हैं, ठीक उसी को पाकिस्तान में हकरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब कवर करते हैं कि राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ-कहाँ पर है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अनूपगढ़, विशेष रूप से अपने 3 जिलों में। हनुमानगढ़ में घग्गर के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है, नाली बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो घग्गर है, जो यहाँ पर अपने हनुमानगढ़ में जब बहती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, नाली बोलते हैं। और नाली जो क्षेत्र है इसमें विशेष रूप से चावल की खेती के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। और पाकिस्तान में इसको क्या बोला जाता है, हाकरा बोला जाता है। हाकरा या फिर हाकरा, दोनों एक ही बात है। जैसे आपने यहाँ पर चर्चा कर ली थी, अगर इसका पानी पाकिस्तान तक चला जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, हाकरा बोला जाता है। नेक्स्ट बात करें थी कि राजस्थान में प्रवेश, जब ये हिमाचल प्रदेश से निकलने के पश्चात में राजस्थान में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, जैसे आपने देखा, हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत जो टिब्बी तहसील है उसमें एक गांव है तलवाड़ा। तलवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और इससे संबंधित तलवाड़ा अगर यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो एक चीज यहाँ पर आपको याद आएगी, झीलों से संबंधित। जब आपने झील कवर की थी उस समय आपने एक चीज देखी थी कि राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है, तो उसका नाम है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील को जो पानी है वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो यही घग्गर झील से ही प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ देखिए कि तलवाड़ा झील जो कहाँ पर है, यहीं पर। तलवाड़ा झील टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ में, जो कि है राजस्थान की सबसे नीची झील। और इसको जलापूर्ति कहाँ से हो रही है, घग्गर नदी से हो रही है। अब यहीं पर एक चीज और कवर कर ले अपने कि राजस्थान की सबसे ऊंची नदी, सबसे ऊंची झील कौन सी है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा वाला स्थान कौन सा है, अपना माउंट आबू। तो माउंट आबू में कौन सी झील है, अपनी नक्की झील है। तो सबसे नीची झील कौन सी है, अपनी तलवाड़ा झील। और सबसे ऊपर झील कौन सी है, अपनी नक्की झील। तो दोनों को एक साथ अपने याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी है जो कहां से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और कहां पर चली जाती है, लगभग पाकिस्तान तक या पाकिस्तान बॉर्डर तक ये इसे अपनी सीमा समाप्त कर लेती है। अब एक चीज आपको ये बताना है कि राजस्थान की ऐसी नदी
जो दक्षिण से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस चली जाती है। तो उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से करना है आंसर, क्योंकि इससे संबंधित अपनी चर्चा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो आपने वहां पर कवर कर लिया होगा, तो वो चीज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। चलिए अब बात करिए यहाँ पर कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। इसके पश्चात राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख कहाँ पर है, ऋग्वेद में भी उल्लेख है, वेदों में जिसका उल्लेख है वो राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। चलिए इसके बाद में बात करें अपने कि राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। लेकिन एक चीज यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, अगर ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पूर्णतः बहाव के लिए सबसे लंबी नदी, तब तो कौन सी हो जाती है, अपनी कांतरी नदी है। लेकिन वैसे देखें तो अपनी कौन सी सबसे लंबी नदी है अंतः प्रवाह की, घग्गर नदी है, क्योंकि ये जैसे निकल तो कहाँ से रही है, हिमाचल प्रदेश से राजस्थान में भी प्रवेश कर जाती है और काफी बार कहाँ पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसका जो क्षेत्रफल अपने देखे हैं कि कहाँ-कहाँ अलग-अलग राज्यों में है। लेकिन ये पूछ लिया जाए जिसका उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है और समापन भी राजस्थान में हो रहा है, तो ऐसी नदी वो है अपनी कांतली नदी, जो कहाँ पर है, नीम का थाना में। वो अपने को ध्यान में रखना है। तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसी नदी जो अपने पूर्णतः बहाव की दृष्टि से अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है कांतली। लेकिन वैसे नॉर्मली पूछ लिया जाए कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है अपनी घग्गर नदी। चलिए इसकी कुल अनुमानित लंबाई माने जब इसके अपने उद्गम से लेके समापन तक, क्योंकि एवरेज इसका डिपेंड करता है इस पे पानी पे कि वर्षा जल है वो कहाँ तक जाता है। अगर वर्षा का जल ज्यादा होता है तो ये पाकिस्तान तक भी चली जाती है, वरना ये कहाँ तक, लगभग सूरतगढ़ या फिर अनूपगढ़ के आसपास इसका जल क्या हो, समाप्त हो जाता है या फिर ये समाप्त हो जाती है। तो अनुमानित लंबाई की अगर बात करें तो लगभग 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए, राजस्थान में लगभग 100 किलोमीटर, क्योंकि ये तलवाड़ा झील से ये प्रारंभ होती है और लगभग अनूपगढ़ के आसपास ये एवरेज यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने अनुमानित अगर राजस्थान में लंबाई पूछ ली जाए तो 100 किलोमीटर है, और वैसे ओवरऑल कुल लंबाई पूछ ली जाए तो लगभग 465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कम वर्षा की स्थिति में यह नदी भटनेर के मैदान मतलब हनुमानगढ़ और इसके आसपास क्षेत्र में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, और अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़, अनूपगढ़ तथा इससे भी ज्यादा वर्षा होने पर इसका जल कहाँ पर चले जाता है, पाकिस्तान के बहावलपुर में कोट अब्बास तक पहुंच जाता है, कोट अब्बास तक पहुंच जाता है अगर वर्षा जल ज्यादा होता है। अब इससे संबंधित अपने जो लास्ट सेशन हुआ था उसमें एक चर्चा की थी कि राजस्थान के ऐसे 2 स्थान हैं जहां पर नदियों के कारण बाढ़ आने की संभावना है। इसमें से एक तो है लूनी नदी, कि लूनी नदी के अंतर्गत है जब पुष्कर की पहाड़ियों में वर्षा ज्यादा हो जाती है तो उस स्थिति में बालोतरा में बाढ़ आने की संभावना आ जाती है, क्योंकि बाढ़ जो बालोतरा है वो नदी के पेटे से नीचा बसा हुआ है। ठीक इसी तरह से हनुमानगढ़ जंक्शन जो है वो घग्गर नदी के पेटे से नीचा बसा हुआ है, इसलिए अगर वर्षा का जल ज्यादा आता है तो उस स्थिति में यहाँ पर भी बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। हालांकि अभी तक हनुमानगढ़ जंक्शन में इससे संबंधित एक ही बार बाढ़ आई है, लेकिन फिर भी अपने को 2 चीज ध्यान में रखनी है कि अगर नदी के कारण राजस्थान में बाढ़ जो आने वाले 2 क्षेत्र हैं, एक था बालोतरा और सेकंड है अपना हनुमानगढ़ जंक्शन। बालोतरा में किस नदी के कारण, लूनी नदी के कारण, और हनुमानगढ़ जंक्शन में किस नदी के कारण, घग्गर नदी के कारण। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। इसके अलावा बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग कहाँ पर है, घग्गर के किनारे है, और घग्गर के किनारे अगर स्थान पूछ लिया जाए तो अपने हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग है जो कौन सी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है। इसके अलावा यहाँ पर इस नदी के किनारे कौन से शहर बने हुए हैं, जैसे अपने यहाँ पर चर्चा की हनुमानगढ़ है, सूरतगढ़ है और अनूपगढ़ है। 3 ये जो अपने स्थान है वो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसके अलावा कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंगमहल सभ्यता, जो सभ्यता स्थल है वो भी अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और इसी नदी के किनारे। क्योंकि कोई भी सभ्यता स्थल है, लगभग सभ्यता स्थल की अपनी बात करेंगे तो हिस्ट्री का पार्ट अपने कवर करेंगे, उसमें अपने ये चीज भी देख लेंगे कि लगभग जो सभ्यता स्थल है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही स्थित है। इसमें से अपनी बात करें जो कालीबंगा है, पीलीबंगा है और रंगमहल है, जो कहाँ पर, तीनों ही कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। ये कौन सी नदी के किनारे है, अपने घग्गर नदी के किनारे। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटो झील, इस नदी के किनारे, क्योंकि हरियाणा से होते हुए राजस्थान में आती है, तो इसके आस में जो हरियाणा में क्या चीज है, एक तो ओटो झील भी बनी हुई है, साथ साथ में एक बनावली जो सभ्यता है जो हरियाणा में ही है, इसका भी विकास कौन सी नदी के किनारे हुआ है, घग्गर नदी के किनारे ही बना हुआ है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। चलिए ये था अपने घग्गर नदी से संबंधित अपने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं और उनको अपने एक साथ कवर कर लिया है। वैसे अपने राजस्थान की सबसे लंबी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, लेकिन पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछ लिया जाए वो कौन सी अपनी कांतली नदी है। अब बात करेंगे अपने कांतली नदी के बारे में, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं अपनी कांतली नदी से संबंधित। सबसे पहले अपनी बात करते हैं उद्गम के बारे में कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम है
खंडेला की पहाड़ियां जो कि सीकर में होता है, और उसके पश्चात इस सीकर से नीम का थाना और लास्ट में कहां पर झुंझुनू तक जाती है। तो प्रवाह क्षेत्र कौन से है? 3 है। सीकर से उद्गम होता है, उसके बाद में नीम का थाना और लास्ट में कहां पर झुंझुनू में। और झुंझुनू को भी 2 भागों में बांटती है। झुंझुनू को लगभग 2 भागों बराबर भागों में बांटने वाली नदी का क्या नाम है? कांतरी नदी, जिसका उद्गम कहां से होता है? खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम होता है। और समापन कहां पर? लगभग चूरू और झुंझुनू की सीमा पर इसका समापन हो जाता है। कांतरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? तोरावटी बोला जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि कांतरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तोरावटी बोला जाता है। और जो नीम का थाना है, यहाँ पर जो तमर जो है राजवंश है, उनका भी यहाँ पर शासन था, इस वजह से भी यहाँ पे इसको तोरावटी के नाम से, और साथ साथ में इसका जो बहाव क्षेत्र है इसको क्या बोला जाता है? तोरावटी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसका भी लंबाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर है। जैसे अपने लास्ट चर्चा की है घग्गर नदी के बारे में, उसकी भी कुल लंबाई अगर अपनी बात करें तो 465 है, लेकिन जिसमें से राजस्थान में बात की जाए तो उसमें 100 किलोमीटर है, और इसकी भी लगभग 100 किलोमीटर लंबाई है। लेकिन इसका जो उद्गम हो रहा है वो भी राजस्थान में हो रहा है, इसका जो समापन हो रहा है वो भी कहां पर हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। इसलिए अपने यहाँ पर बोला कि पूर्णतः बहाव की, जिसका मतलब बहाव क्षेत्र पूरा कहां पर है? ओनली राजस्थान में है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह की नदी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी, तब तो है अपनी घग्गर नदी, क्योंकि उसका जो उद्गम हो रहा था हिमाचल प्रदेश से हो रहा है, उसके बाद में हरियाणा होते हुए अपने राजस्थान में आती है, और कभी कभी इसका जल कहां पर चले जाता है? पाकिस्तान में ही चला जाता है। इसलिए इसको अपने ध्यान रखेंगे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है घग्गर, लेकिन पूर्णतः बहाव की दृष्टि से नदी कौन सी? अपनी कांतली। अब एक है गणेश्वर सभ्यता, जो कहां पर है? नीम का थाना, और इसके अलावा एक है सुनारी सभ्यता। ये दोनों सभ्यता जो स्थल है वो इस नदी के किनारे मतलब कांतली नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं। तो सभ्यता स्थल के बारे में भी ध्यान रखना है कि किस नदी के किनारे यहाँ पर ये स्थापित हुए हैं या बसे थे। तो इससे संबंधित भी क्वेश्चन अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। लास्ट जो अपने सभ्यता करी थी घग्गर के बारे में, इसमें से कालीबंगा है, बिलीबंगा है, रंगमहल है, वो तो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। और ठीक इसी तरह से सुनारी सभ्यता और जो गणेश्वर सभ्यता है, जो नीम का थाना में है, जो पहले अपने झुंझुनू पड़ते थे, अभी वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सी नदी के किनारे है? कांतरी नदी के किनारे है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट अपनी काकने या फिर काकने नदी। उद्गम कहां से होता है इसका? कोटरी गांव की पहाड़ियां, जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काकने और मसूरदी या फिर काकनी, तीनों एक ही नाम है, तीनों एक ही नदी के नाम है। काकनी, काकने या फिर मसूरदी, तीनों एक ही नाम है। उद्गम कहां से हो रहा है? जैसलमेर में कोटरी गांव की पहाड़ियों से। कम वर्षा की स्थिति में भुज झील जो है जैसलमेर में का निर्माण करती है, मतलब भुज झील तक आती है। लेकिन जब अधिक वर्षा हो जाती है, मतलब ये वर्षाकालीन है, राजस्थान की जो लगभग जो आंतरिक प्रवाहिक नदियां हैं वो वर्षाकालीन है, इसीलिए आंतरिक प्रवाहिक, क्योंकि इनका जो जल है वो सीमित होता है, इसलिए ज्यादा दूरी तक अपना जल नहीं लेके जाती है, और यही अपने राजस्थान रीजन में ही समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाहिक नदियों के अंतर्गत समझते हैं इसको। कम वर्षा की स्थिति में भुज झील जो है जैसलमेर में का निर्माण करती है, और इसके पश्चात में अगर अधिक वर्षा हो जाती है तो यह कहां चली जाती है? मीठा की खाड़ी में लुप्त हो जाती है। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी या फिर काकनी या फिर मसूरदी। सबसे लंबी कौन सी है? अपनी घग्गर। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी कौन सी है? अपनी कांतली। तीनों फैक्ट ध्यान रखें। और अगर आप पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जो अपना मार्ग बदलने वाली, वो भी कौन सी है? अपनी काकनी या फिर काकनी। यह फैक्ट भी ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जो बदलाव करती है अपनी मार्ग का, वो भी अपनी काकनी या फिर मसूरदी है। और सबसे छोटी नदी भी कौन सी? काकनी, मसूरदी या फिर काकनी। इससे संबंधित ये फैक्ट ध्यान रखने। नेक्स्ट है अपनी साबी या फिर साहिबी नदी। साबी या फिर साहिबी नदी जिसका उद्गम पूछ लिया जाए तो सेवर की पहाड़ियां। और सेवर की पहाड़ियां कहां पर है? कोटपुतली बहरोड, पहले अपने जयपुर जैसे पढ़ रहे थे, जिसको अभी वर्तमान में क्या ध्यान रखना है कि साबी या फिर जो साहिबी नदी है का जो उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियां कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ से होता है। उसके पश्चात में यह कोटपुतली बहरोड जहां से इसका उद्गम होता है, उसके पश्चात है ये खेरथर तिजारा में जिलों में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करती हुई विलीन हो जाती है, हरियाणा में प्रवेश कर जाती है, लास्ट में ये समाप्त हो जाती है। अब इसी के किनारे भी एक सभ्यता स्थल विकसित हुआ है, जोधपुर स्थल, जोधपुरा सभ्यता, जो पहले जयपुर था, अभी वर्तमान में कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड जोधपुर सभ्यता साबी नदी के किनारे है। और इसके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है कि अकबर बांधी ना बंधु, अकबर बांधी ना बंधु, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं, साबी नाम कहूं। इसका कहने का मतलब है
कि ये जब अकबर के कालीन की अपनी बात करें तो ये जो नदी है साबी, ये अपने विनाश के लिए जाने जाती है। इसलिए अकबर ने इस पर एक बांध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बार-बार ये विफल हो रहा था। इसलिए ये एक कोटेशन अपना फेमस हुआ था कि अकबर बांधी ना बंधु, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट दुलाकर निकलूं, साबी नाम कहाऊं। ये कोट भी फेमस है अपने साबी नदी से संबंधित। ये फैक्ट अपने को ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट अपना रूपारेल नदी। रूपारेल नदी जिसका उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियां अलवर से, अलवर, डीग व भरतपुर जिलों में बहती है। लास्ट में एक है अपना सिकरी बांध। सिकरी बांध कहां पर है? डीग में, वो भी इसी नदी पर निर्मित है। सिकरी बांध से मोती झील जो है भरतपुर में को जलापूर्ति होती है, और मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई है जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर को खाई, जो भरतपुर की लोहागढ़ जो दुर्ग है भरतपुर में, उसकी जो खाई है, मतलब ये जल दुर्ग है, कौन सा अपना लोहागढ़ दुर्ग, वहां पर पानी पहुंच जाती है। तो क्या ध्यान रखना है कि रूपारेल नदी है, इस पर बांध बना हुआ है सीकरी बांध, जो कहां पर है? डीग पर। अब इस सीकरी बांध से एक मोती झील निकाली गई है। एक है जो सीकरी बांध से मोती झील को क्या होती है? जलापूर्ति होती है, और मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई है। सुजानगंगा नहर से लोहागढ़ दुर्ग को क्या होता है? जलापूर्ति होता है। ये अपना पूरा सीरियल ध्यान रखना है। सीकरी ये अपने रूपारेल नदी से संबंधित। और मोती झील को क्या बोला जाता है? भरतपुर की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और नोहे जो सभ्यता है, नोहे सभ्यता भी कहां पर है? इसी नदी के किनारे है। तो बहुत सारे सभ्यता स्थल भी अपने साथ-साथ कवर हो रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। हालांकि अपने जो सभ्यता का जो पार्ट है वो अलग से कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर नदियों से संबंधित जो कुछ कवर कर रहे हैं, इसमें नाम तो कम से कम आपको ध्यान रखने ही रखने हैं कि ये सभ्यता स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है, या फिर कौन से स्थान पर ये विकसित हो रही है। तो अपने को ध्यान रखना है अपने को नोह सभ्यता के बारे में, जो कौन सी नदी के किनारे? रूपारेल नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट अपना रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी जिसका उद्गम होता है नसीराबाद की पहाड़ियां अजमेर में, अजमेर जयपुर ग्रामीण में बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर सांबर झील में गिर जाती है। तो जब अपने सांबर झील पड़ी थी, या फिर जो खारे पानी की नदियों के बारे में जब चर्चा की थी, तो जो सांबर झील है राजस्थान भारत का लगभग 8 से 9% जो नमक का जो उत्पादन करती है, उसके अंतर्गत राजस्थान की लगभग जो 4 नदियां हैं वो अपना जल गिराती है। इसमें से एक कौन सी अपनी रूपनगढ़ है, तो वो अपने अलग से चर्चा कर चुके हैं झील के बारे में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से अपने कवर कर सकते हैं। खारे पानी की जो नदियों के नाम से जो टाइटल है अपना, वहां पर सांबर से संबंधित अपनी पूरी चर्चा कंप्लीट हो चुकी है। अभी अपने को क्या ध्यान रखना है? रूपनगढ़ नदी से संबंधित है, यह अजमेर जयपुर ग्रामीण में बहती हुई और लास्ट में कहां पर चली जाती है? सांबर झील में अपना जल गिरा देती है। निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है जो इस्लामाबाद में, वो भी इसी नदी के किनारे है। तो रूपनगढ़ नदी से संबंधित ध्यान रखना है, इसका उद्गम और लास्ट में जल कहां पर गिरा देती है? सांबर झील में अपना जल कर देती है, या फिर सांबर झील की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट अपना मेंढा नदी। मेंढा नदी या फिर मेंथा नदी, उद्गम होता है इसका मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से। उसके पश्चात में मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण से डीडवाना कुचामन जिले में बहती हुई लास्ट में कहां पर चली जाती है? सांबर झील में गिर जाती है। तो ये भी सांबर झील की एक सहायक नदी है। रूपनगढ़ और मेंढा ये दोनों अपने सांबर की सहायक नदी है। और प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जो लूणवा है, वो डीडवाना कुचामन में है, वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि रूपनगढ़ और जो मेंढा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? सांबर की। चलिए उसके बाद में है कुकुंद। कुकुंद नदी, इस नदी का जो पानी रोककर भरतपुर में बारेठा बांध, इस नदी का पानी रोककर भरतपुर में बारेठा बांध बयाना बनाया गया है, और इसके आसपास के क्षेत्र में बंद बारेठा अभयारण्य भी बनाया गया है। ठीक है, तो कुकुंद नदी से संबंधित ध्यान रखना है कि यह जो कुकुंद नदी का जो पानी है इसको रोककर बंद बारेठा एक अभयारण्य बनाया गया है, और इसी के पास में एक बांध के पास में क्या बनाया है? एक बंद बारेठा अभयारण्य भी बनाया गया है। उसके बाद में बात करें अपने द्रव्यवती या फिर अमानी शाह का नाला। अमानी शाह का नाला ये जयपुर में है, लोकल जयपुर में स्थित है। तो उद्गम कहां से होता है इसका? नाहरगढ़ की पहाड़ियों से। यह नदी जयपुर शहर के बीच से बहती है। बिल्कुल, यह नदी भी जयपुर शहर में जल प्रदूषण का सामना कर रही है। लास्ट में इसका समापन कहां पर हो जाता है? कनौता बांध जयपुर में इसका समापन हो जाता है। लास्ट जो अपनी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उस समय जब वसुंधरा राजे जी यहाँ के सीएम थे राजस्थान के, उस समय इसके मतलब सुधार करने के लिए इसको कार्य स्टार्ट किया गया था। उसके पश्चात में इसके जो प्रवाह क्षेत्र है यहाँ पर, इसके आसपास में 2 से 3 यहाँ पर पार्क बनाए गए थे लोगों के लिए। तो इसके लेकिन लास्ट में फिर भी ये क्या है, अभी अपने प्रदूषण का सामना कर रही है। और समापन कहां पर हो जाता है इसका? कनौता बांध जयपुर में इसका समापन हो जाता है।
तो ये था अपना आज का सेशन है राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। बाकी इससे संबंधित राजस्थान का जो अफवाह क्षेत्र है, उसके जो 2 पार्ट है वो अपने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कहने का मतलब है राजस्थान के अफवाह क्षेत्र को अपने 3 पार्टों में पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ-साथ में चैनल पे अगर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।